सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ALP CBT 2 एग्जाम के पार्ट बी वाले सेक्शन के लिए 1000 टेक्निकल MCQ की सीरीज स्टार्ट किए थे, जो कि फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए है। तो उस सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है 3 वीडियो में 120 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है ALP CBT 2 करके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां से जाकर भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 121 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 160 क्वेश्चन तो इस वीडियो में जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट आपको दी जाती है और सबसे पहले दी जाती है। तो यहाँ पर 121 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर हार्ड एंड टेंसियस मटेरियल विच टाइप ऑफ ड्रिल इज यूज्ड। यानी बोला गया है कठोर और दृढ़ सामग्री के लिए किस प्रकार के ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ड्रिल में बोला गया है, तो जो ये बोला गया है तो उसके हेलिक्स एंगल के आधार पर जो है हम ड्रिल को 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है H, एक होता है S और एक होता है N। तो ये अलग अलग मटेरियल के हिसाब से यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि हार्ड एंड टेंसियस मटेरियल के लिए कौन से टाइप ड्रिल का यूज किया जाएगा। ऑप्शन मिल जाता है टाइप N, टाइप H, टाइप S। टाइप M जो है ये कोई ड्रिल का हेलिक्स एंगल के आधार पर प्रकार नहीं है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। टाइप H वाले ड्रिल का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट बोला गया है 122 नंबर में कि विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रिल। कौन सी सामग्री ड्रिल बनाने के काम आती है। क्या हम कास्ट आयरन से ड्रिल बनाते हैं, माइल्ड स्टील से, रॉट आयरन से, या फिर हाई स्पीड स्टील। तो यहाँ पर हमारा हाई स्पीड स्टील जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है विच ड्रिलिंग मशीन इज कैपेबल ऑफ ड्रिलिंग अप टू 12.5 मिलीमीटर डायामीटर। यानी कौन सी ड्रिलिंग मशीन ऐसी ड्रिलिंग मशीन है जो 12.5 मिलीमीटर तक के ड्रिल करने में सक्षम होती है। ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पर, पिलर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन, या फिर सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा 123 नंबर का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सेंसिटिव ड्रिल मशीन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 124 नंबर में बोला गया है A micrometer has a positive error of 0.02 millimeter. What is the correct reading when the micrometer measure 25.41 मिलीमीटर। यानी बोला गया है, हिंदी में समझ लीजिए कि एक माइक्रोमीटर है जिसमें 0.02 मिलीमीटर की धनात्मक त्रुटि है। देखिए हमारे माइक्रोमीटर में एरर होती है एक, जिसको हम जो है 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव एरर होता है और एक निगेटिव एरर होता है, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि हमारा एक कोई माइक्रोमीटर है जिसमें 0.02 मिलीमीटर की धनात्मक त्रुटि है, पॉजिटिव एरर है, और उस कंडीशन में हमारा माइक्रोमीटर 25.41 मिलीमीटर मापता है। तो सही रीडिंग क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब हमारा पॉजिटिव एरर हो, क्या पॉजिटिव एरर हो, तो उस कंडीशन में हम एक्चुअल रीडिंग का और इसका जो हमारा एरर दिया गया है इन दोनों को क्या कर देंगे, पॉजिटिव में माइनस कर देंगे। और जब निगेटिव, सपोज दैट यहाँ पर 0.02 मिलीमीटर का निगेटिव एरर होता तो उस कंडीशन में हम क्या करते कि इसमें जोड़ देते। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव एरर है, इसलिए हम क्या करेंगे 25.41 में इसको क्या कर देंगे, धनात्मक एरर है पॉजिटिव एरर, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस 0.02 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा 25.39 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 25.39 एक मतलब फर्स्ट ऑप्शन में, ए ऑप्शन में मिल जाता है। 25.39 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है अ डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 ± 0.2
0.202 मिलीमीटर इन ए ड्राइविंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो डायमेंशन है वह 25 प्लस और माइनस दोनों में है 0.02 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपको टॉलरेंस फाइंड आउट करना है कि टॉलरेंस कितना होगी। तो टॉलरेंस में हम क्या करते हैं कि दोनों को क्या है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में है, ठीक है। तो 0.02 मिलीमीटर ये प्लस वाला हो गया और 0.02 मिलीमीटर ये क्या हो गया, हमारा निगेटिव वाला हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.04 मिलीमीटर आ जाएगा आपका राइट आंसर। और 0.04 मिलीमीटर कहाँ पर मिल जाता है, सी ऑप्शन में। तो 125 का आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 126 में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी व्हाट इज पीपीई। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के संबंध में पीपीई क्या होता है, ये जो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है पीपीई, तो ये क्या है, तो क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि बी ऑप्शन में आपको मिल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी निजी सुरक्षा उपकरण, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर 126 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है 127 नंबर में कि मोनल मेटल है, मोनल मेटल इज एन अलॉय ऑफ। तो मोनल मेटल क्या है, मोनल मेटल हमारा जो होता है वह कॉपर एंड निकिल का मिश्र धातु होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मटेरियल बिकम एम्बेड इन द स्पेस बिटवीन द ग्रेन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। यानी बोला गया है कि ग्राइंडिंग व्हील के अपघर्षक कण जो है तो उनके मध्य धातु के कणों के फंस जाने को क्या कहते हैं। जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव हैं, अपघर्षक कण हैं, तो उनके बीच में धातु को जो हम चिप्स वगैरह रिमूव होती है तो वो क्या है, वो धातु के कण उन एब्रेसिव के बीच में जाकर फंस जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उसको ग्लेजिंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, ग्रूविंग या फिर ड्रेसिंग। तो इस कंडीशन में इसको लोडिंग बोला जाता है। और जब हमारे एब्रेसिव व्हील के बीच में जो बांड लगा हुआ है वो क्या होता है, वो बचता है और एब्रेसिव मटेरियल जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और वो चिकना हो जाता है ग्राइंडिंग व्हील। तो उस कंडीशन में उसको ग्लेजिंग बोलते हैं। और यही अपघर्षक कण जो है नए निकालने के लिए, यानी लोडिंग को दूर करने के लिए, ग्लेजिंग को दूर करने के लिए जो ऑपरेशन यूज करते हैं उसे ड्रेसिंग कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट बोला गया है 129 नंबर में यहाँ पर कि विच विक्टिम हैज गिवन सीपीआर इमीडिएटली। किसी पीड़ित को सीपीआर देना चाहिए, कैसे, सांस लेने में जब उसको दिक्कत हो तब, या फिर सर पर गंभीर चोट लगी हो तब, या फिर सर्वर ब्लड लॉस, क्या गंभीर खून की जब कमी हो उस कंडीशन में देना चाहिए, या फिर डिहाइड्रेशन में, किस में देना चाहिए। तो जब उसको क्या है, जब उसको सांस लेने में दिक्कत हो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम जब हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तब उस कंडीशन में सीपीआर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिल जाता है 130 नंबर में कि व्हाट इज द साइज ऑफ द कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर इट इज मैन्युफैक्चर। उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक माप को क्या कहते हैं। तो जब प्रोडक्ट तैयार होने के बाद जो हमको साइज प्राप्त होता है उसको एक्चुअल साइज बोला जाता है। यहाँ पर 130 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है फॉर द बिलो कंपोनेंट साइज व्हाट विल बी द लोअर डेविएशन। नीचे दिए गए घटक आकार के लिए निम्न विचलन क्या होगा। जहाँ पर आपका साइज क्या दिया गया है हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 20.00 दिया गया है, प्लस में कितना है 0.008 दिया हुआ है, और माइनस में कितना है, माइनस में है 0.005 दिया हुआ है। इस कंडीशन में आपको जो है न्यूनतम विचलन
यानी लोअर डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो लोअर डेविएशन में क्या होता है यहाँ पर आपका, तो लोअर डेविएशन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला नेगेटिव वाला हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो ये आपका राइट आंसर, लोअर डेविएशन ये हो जाएगा, अपर डेविएशन ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है वाई द कार्बाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन ए सॉलिड बिट। क्यों कार्बाइड बिट को ठोस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसका क्या रीजन हो सकता है। ऑप्शन मिल जाता है ड्यू टू इट्स डक्टिलिटी, क्या उसकी तन्यता के कारण, या फिर ड्यू टू इट्स ब्रिटलनेस, क्या उसकी भंगुरता के कारण। तो एग्जैक्ट भंगुरता के कारण ही जो है कार्बाइड का सॉलिड बिट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर में बोला गया है विच पोर्शन ऑफ द रीमर इज रिड्यूस्ड इन डायामीटर बिलो द कटिंग एज। रीमर का कौन सा भाग कर्तन धार के नीचे कम होता है, क्या वह बॉडी है, रेसेस है, शैंक है, या फिर बेवल लीड है। तो रीमर का कौन सा ऐसा भाग होता है जो कर्तन धार के नीचे कम होता है, तो कौन सा भाग होता है, रेसेस होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 134 नंबर में क्या बोला गया है विच मेथड इज यूज टू लुब्रिकेट द हेड स्टॉक इन मॉडर्न लेथ। आधुनिक लेथ मशीन के हेड स्टॉक में किस स्नेहन विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली लेथ मशीन यूज हो रही हैं तो उनमें जो स्नेहक का विधि प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है, क्या वह उसमें जो है बिग फीड सिस्टम का यूज किया जाता है, ग्रेविटी फीड सिस्टम का, या फिर स्पाइसलेस लुब्रिकेशन का, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है ऑयल पंप मेथड। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली जो लेथ मशीनें होती हैं उनमें किसका यूज किया जाता है, ऑयल पंप मेथड का। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द एक्सट्रीम परमिसिबल साइज विद इन विच द ऑपरेटर इज एक्सपेक्टेड टू मेक द कंपोनेंट। कौन सा चरम स्वीकृत आमाप है जिसके भीतर ऑपरेटर से पार्ट बनाने की, भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है, क्या वह बेसिक साइज है, एक्चुअल साइज, नॉमिनल साइज, या फिर लिमिट ऑफ साइज। तो लिमिट ऑफ साइज में जैसे सपोज दैट 20.00 आपका ये दिया हुआ है, प्लस में आपकी टॉलरेंस कितना दी गई है 0.03 मिलीमीटर, और माइनस में कितना दिया गया है 0.03 मिलीमीटर। तो आप उम्मीद करेंगे कि आपका जो ऑपरेटर है वह 19.97 से लेकर 20.03 इसके बीच जो है आपका साइज तैयार करे, जो कि लिमिट ऑफ साइज कहलाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 136 नंबर में कि विच प्रॉपर्टी अवॉइड द ब्रेकेज ऑफ कटिंग एज ऑफ टूल। कौन सा गुण औजार के कर्तन धार को टूटने से बचाव करता है, कटिंग एज को टूटने से कौन बचाता है, क्या वह हार्डनेस प्रॉपर्टी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी ही पूछा गया है, ब्रिटलनेस है, टफनेस है, या फिर मैलिएबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, कर्तन धार को टूटने से कौन बचाता है, तो हमारा वो टफनेस प्रॉपर्टी होती है जिसके लचीलापन चिमड़ापन। नेक्स्ट बोला गया है 137 नंबर में कि फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ एनलिंग द हीटेड स्टील पीस इज कूलेड। एनलिंग के सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए गर्म स्टील के पार्ट को ठंडा किया जाता है, कहाँ पर, स्लोवली इन द फर्नेस इटसेल्फ बाय स्विचिंग ऑफ द हीट सप्लाई। क्या ताप की आपूर्ति का स्विच यानी भट्ठी का स्विच बंद करके उसे धीरे धीरे भट्ठी में ही ठंडा होने दें। तो एग्जैक्ट यही प्रोसेस होती है हमारे एनलिंग में पार्ट को ठंडा करने की। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 138 नंबर में क्या बोला गया है, द स्टैंडर्ड टूल यूज टू मेजर द डायामीटर ऑफ एन इंटरनल रेसेस। एक आंतरिक रेसेस के व्यास को मापने के लिए
प्रयुक्त मानक उपकरण क्या है। इंटरनल रेसिस को आपको मापना है, उसके लिए आप कौन से टूल का औजार का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन में मिल जाता है 5 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, बर्नियर कैलीपर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर या फिर 2 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन में मिल जाता है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। नेक्स्ट बोला गया है 139 नंबर में, विच कटिंग फ्लूट इज यूज इन ऑटोमेटिक लेथ। स्वचालित लेथ में किस कर्तन द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑटोमेटिक लेथ होती हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, उनमें जो है हम ब्लेंडेड ऑयल का यूज करते हैं। ए ऑप्शन में जो है आपको मिल जाता है ब्लेंडेड ऑयल। 140 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच गेज इज यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट। पार्ट के अंदर चूड़ियों को मापने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। तो जब इंटरनल की बात की जाए तो आपको प्लग गेज जाना चाहिए, और यहाँ पर इंटरनल थ्रेड की बात की गई है, इसलिए थ्रेड प्लग गेज आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिकल बेसिस है। क्या बोला गया है, व्हाट इज द केस ऑफ ग्लेजिंग। ग्लेजिंग का कारण क्या है, किस कारण से ग्लेजिंग होती है। ऑप्शन क्या मिल जाता है, हार्ड मटेरियल ऑन टू हार्ड व्हील। क्या कठोर धातु पर कठोर व्हील का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह ग्लेजिंग का कारण बन रहा है। या फिर हार्ड मटेरियल ऑन सॉफ्ट व्हील, क्या कठोर धातु पर नरम व्हील का यूज किया गया। या फिर सी ऑप्शन में मिल जाता है सॉफ्ट मटेरियल ऑन हार्ड व्हील, क्या नरम धातु पर कठोर व्हील का प्रयोग किया गया है। या फिर सॉफ्ट मटेरियल ऑन सॉफ्ट व्हील, क्या हमारे सॉफ्ट व्हील पर सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन में मिल जाता है हार्ड मटेरियल ऑन टू हार्ड व्हील। कठोर धातु पर कठोर व्हील का प्रयोग किया जाना ग्लेजिंग का कारण है, उस कंडीशन में ग्लेजिंग ही होगी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच कूलेंट इज ऑयल नॉट डिटेड। कौन सा शीतलक तेल तन नहीं होता है, डल नहीं होता है। क्या वह ब्लेंडेड ऑयल है, फैटी ऑयल है, स्ट्रेट ऑयल है या फिर सोल्यूबल ऑयल। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन स्ट्रेट मिनरल ऑयल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 में क्या बोला गया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेपर टर्निंग बाय फर्म टूल मेथड। यानी बोला गया है कि फर्म टूल विधि से टेपर टर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नॉट ट्रू बोला गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में जल्दबाजी, एग्जाम के टाइम आप लोग जल्दबाजी में पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, ऐसे ही क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। तो बोला गया है कि फर्म टूल विधि से यदि हम टेपर टर्निंग कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा कथन है जो उसके संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, ब्रॉड नोज टूल इज यूज्ड इन दिस मेथड। इस विधि में ब्रांडेड नोज टूल का उपयोग हुआ है। या फिर द टूल इज सेट ऑन टू वर्क एट फुल टेपर एंगल। क्या टूल को टेपर कोण में कार्य पर सेट नहीं कर सकते। या फिर द टूल इज फेड स्ट्रेट इनटू द वर्क। क्या टूल को सीधे कार्य में डाला जाता है। या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टेपर ओनली। तो कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। 143 का बी ऑप्शन, द टूल इज सेट ऑन द वर्क एट फुल टेपर एंगल। टूल को पूर्ण रूपेण टेपर एंगल में सेट नहीं किया जाता, ठीक है, इसलिए यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है, which gauge is to be selected for checking the corner radius of the job। यानी जाब के कोने की त्रिज्या की जांच के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, रेडियस गेज का। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 145 में बोला गया है विच कंपोरेटर यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कई बार रिपीट हुआ है कि मास प्रोडक्टर में कौन से कंपोरेटर का यूज किया जाता है, ऑप्टिकल टाइप का, न्यूमेटिक टाइप का, इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर मैकेनिकल टाइप का, कौन से प्रकार का जो है कंपोरेटर का यूज मास प्रोडक्शन में किया जाता है। तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा, बी ऑप्शन, न्यूमेटिक का जो है मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, जो कि हवा द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 146 नंबर में, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेपर टर्निंग बाय टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। अभी देखिए टेपर टर्निंग द्वारा पूछा गया था, लेकिन अब क्या बोला गया है, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा पूछा गया है। तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा कौन सा सत्य नहीं है, क्या इससे हम स्टीप टेपर कट कैन बी मेड, क्या स्टीप टेपर कट किया जा सकता है। तो एग्जैक्ट यही ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि स्टीप टेपर टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से नहीं किया जाता। स्टीप टेपर का मतलब है कि जब जिस जाप की लंबाई कम हो लेकिन टेपर एंगल जो है बहुत ज़्यादा हो, तो वो हमारा स्टीप टेपर कहलाता है, जो कि हम फर्म टूल मेथड से कर सकते हैं। लेकिन टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर एंगल जो है कम होता है, बट लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 147 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि व्हाट इज द नॉर्मल लिप क्लियरेंस एंगल फॉर स्टैंडर्ड ड्रिल। किसी मानक ड्रिल के लिए सामान्य लिप क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए, क्या 2 से 4 डिग्री, 5 से 7 डिग्री, 8 से 12 डिग्री या फिर 13 से 18 डिग्री। क्या राइट आंसर हो जाएगा 147 नंबर का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में आपको मिल जाता है 8 से 12। 8 से 12 डिग्री जो है, 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच जो है सामान्यता रखा जाता है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। नेक्स्ट क्या बोला गया, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लाइन स्टैंडर्ड। लाइन मानकों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य है। तो दे आर क्विक एंड इजी टू यूज ओवर ए वाइड रेंज। तो एग्जैक्ट होता है, वे एक विस्तारित श्रृंखला में उपयोग करने में तेज और आसान होते हैं, तो ये तो सत्य है। बी ऑप्शन में दे प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी, क्या वे उच्च सटीकता प्रदान करते हैं, तो नहीं, उच्च सटीकता प्रदान नहीं करते, इसलिए आपका जो है 148 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 149 नंबर में कि व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग बटरस थ्रेड इन ए कारपेंटरी वाइस। कारपेंटरी वाइस में लोहारगिरी में जो यूज होता है उसमें बटरस चूड़ी का उपयोग करने का क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि फॉर बेटर अपीयरेंस, क्या अच्छी दिखावट के लिए, या फिर इजी टू यूज, क्या आसानी से उपयोग करने के लिए, या फिर इजी मैन्युफैक्चरिंग, क्या निर्माण इसका आसान करने के लिए, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है प्रेशर एक्ट एट वन फ्लैंक, क्या एक फ्लैंक पर दाब लगता है इसलिए। तो एग्जैक्ट डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 150 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। जो हमारा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसमें कौन से मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है, क्या स्क्रू एंड नट का, रैक एंड पिनियन का, या फिर लीवर एंड स्क्रॉल का, या फिर वर्म एंड वर्म व्हील का। तो 150 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। व्हाट मैकेनिज्म इज यूज द लीवर टाइप, हाँ लीवर टाइप वाले डायल टेस्ट इंडिकेटर में लीवर एंड स्क्रॉल का यूज किया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 151 नंबर में बोला गया है कि एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीनेड बाई। तेली फर्श को, किसी फर्श पर तेल गिर गया है तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे साफ करेंगे, कॉटन वेस्ट द्वारा, पुटिंग वाटर द्वारा,
पुटिंग सा डस्ट एंड स्टैंड सैंड, क्या डस्ट जो धूल होती है रेत वगैरह उससे, या फिर स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करके। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 151 का सी ऑप्शन में मिल जाता है, पुटिंग सा डस्ट और सैंड। ठीक है, नेक्स्ट 152 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि व्हाई द रैक एंगल इज प्रोवाइडेड, रैक कोण क्यों प्रदान किया जाता है। क्या रबिंग से बचने, प्रिवेंट रबिंग एक्शन, क्या रगड़ से बचने के लिए, क्या सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है स्ट्रेंथ द कटिंग टूल, क्या कर्तन औजार को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, या सी ऑप्शन में मिल जाता है परमिट क्लियरेंस बिटवीन टूल एंड वर्क, क्या औजार और कार्य के बीच अवकाश प्रदान करने के लिए। तो ये तो हमारे क्लियरेंस एंगल में होता है। रैक एंगल में क्या होता है, कंट्रोल द चिप फ्लो एंड ज्योमेट्री ऑफ चिप, यानी चिप के प्रवाह को, निकासी को और ज्यामिति को नियंत्रित करने के लिए, चिप के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, और ज्योमेट्री ऑफ चिप मतलब चिप के प्रवाह के लिए, मतलब आसानी से चिप निकलती जाए उसके लिए जो है रैक एंगल प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 153 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच नेसेसरी, 153 में बोला गया है विच एसेसरी विल बी सुटेबल इफ एन इरेगुलर पीस इज टू बी टर्नेड ऑन ए लेथ, यदि अनियमित पीस के लेथ पर घुमाना हो तो कौन सी सहायक सामग्री उपयुक्त होगी। यानी कि आप लोगों को लेथ मशीन पर यदि अनियमित पीस के वर्क पीस को, मतलब जिसका शेप फिक्स नहीं है, इरेगुलर टाइप का है, तो उसको आपको घुमाना है, टर्न करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे। क्या ड्राइविंग प्लेट का, फेस प्लेट का, कैच प्लेट का, या फिर 3 जात सेल्फ सेंटरिंग चक का। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा फेस प्लेट। जो अब हमें लेथ मशीन पर इरेगुलर शेप्ड वाले पीस को टर्न करना होता है तो उस कंडीशन में हम फेस प्लेट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है विच टाइप ऑफ जिग इज यूज टू होल्ड थिन एंड सॉफ्ट पार्ट, पतले और मुलायम भागों को, मुलायम पार्टों को पकड़ने के लिए, रखने के लिए किस प्रकार के जिग का प्रयोग किया जाता है। तो जब सॉफ्ट एंड थिन जॉब की बात करी जाए, पतले और मुलायम भागों की, तो उस कंडीशन में कौन सी जिग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस कंडीशन में हम सैंडविच जिग का यूज करते हैं जो कि डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट बोला गया विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन द साइज ऑफ द कंपोनेंट, भागों के आमापों में डाट डाट को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी बोला गया है कि कंपेयर करना है और वेरिएशन को साइज में वेरिएशन को जो है डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप माइक्रोमीटर का यूज करेंगे, कंपैरेटर का, डायल टेस्ट इंडिकेटर का, या फिर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। तो क्या राइट होगा 155 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्या बोला गया है 156 नंबर में कि व्हाट इज द स्पीड यूज्ड फॉर नर्लिंग, नर्लिंग के लिए किस गति का उपयोग किया जाता है। क्या टर्निंग स्पीड का आधा, ए ऑप्शन में दिया गया 1/2 ऑफ टर्निंग स्पीड, क्या टर्निंग स्पीड का आधा, या फिर 1/3 ऑफ टर्निंग स्पीड, क्या टर्निंग स्पीड का 1/3, या फिर सेम एज टर्निंग, क्या टर्निंग स्पीड के बराबर, या फिर डबल द टर्निंग स्पीड, क्या टर्निंग स्पीड से डबल। तो जब नर्लिंग किया जाता है तो उस कंडीशन में कौन सा यूज किया जाता है, टर्निंग स्पीड का 1/3, यानी जो है 33% टर्निंग स्पीड का स्पीड नर्लिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया द लिस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक माइक्रोमीटर, तो मैट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट बोला गया है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, मैट्रिक माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.01 मिलीमीटर होता है।
158 में बोला गया व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ए सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर। साधारण अग्निशामक के संचालन का सही क्रम क्या है। तो इसके लिए एक टर्म दिया गया है, क्या, PASS। क्या दिया गया है, PASS, पास। पहले क्या करना है, पुल, फिर एम लगाना है, फिर अब देखिए यहाँ पर पहले पुल, एम, स्वीप एंड स्क्वीज दिया गया है और इसमें स्क्वीज एंड स्वीप दिया गया है। तो इसका जो क्रम होगा वो बी ऑप्शन वाला होगा। मतलब पहले आपको पुल करना है, यानी फिर एम लगाना, पुल माने उसका खींचना है जो पिन वगैरह लगी होती है, फिर आपको एम लगाना होता है, यानी आपको अपने टारगेट में सेट करना होता है। फिर उसके बाद स्विच करते हैं, स्क्वीज यानी दबाते हैं, और उसको स्वीप करते हैं यानी घुमाते हैं जितने एरिया में हमको चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है 159 नंबर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लियरेंस फिट अंडर द होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिक सिस्टम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अवकाश फिट है। तो होल बेसिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपकी ये जीरो लाइन है, होल बेसिक सिस्टम में होल बेसिस क्लियरेंस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम में क्लियरेंस फिट आपको प्राप्त करना है। तो उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, होल का लोअर डेविएशन 0 रहेगा और अपर डेविएशन प्लस में रहेगा। जैसे ये अपर डेविएशन हो गया और यहाँ पर लोअर डेविएशन, तो लोअर डेविएशन आपका जो है बेसिक साइज से यानी जीरो लाइन से टच करेगी, जबकि क्लियरेंस फिट आपको प्राप्त करना है तो ये आपका शाफ्ट हो जाएगा। तो शाफ्ट का अपर डेविएशन भी माइनस में होगा, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी। तो इस कंडीशन में आपका कौन सा, देखिए S7, P6, S7, Z11 या फिर E, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पर P चला, शाफ्ट के लिए P तक चला जाता है तो ये तो जीरो लाइन के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर Z दिया गया है, ये भी ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर कैपिटल में E दिया गया है तो होल बेसिस सिस्टम में कैपिटल में H होता है होल के लिए, वो दिया नहीं गया है, लेकिन ए मतलब डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। 50 आपका बेसिक साइज हो गया, तो जैसे ये बेसिक साइज आपका ये हो गया। अब H7 दिया है यानी यहाँ पर आपका शाफ्ट साइज बन जाएगा, और G एकदम जीरो लाइन के नीचे होती है यानी इस तरीके का आपका जो है ये शाफ्ट रहेगा और ये होल रहेगा। तो इस तरीके का होल बेसिस क्लियरेंस फिट आपको डी ऑप्शन में प्राप्त होता है। नेक्स्ट बोला गया 160 में कि हाउ मनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल। कितने आधारभूत सहनशीलता ग्रेड उपलब्ध हैं। तो फंडामेंटल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस की बात की जाए तो वो हमारे BIS के अनुसार कितने होते हैं, 18 टाइप के होते हैं। ठीक है, अलग अलग जो है सिस्टम में अलग अलग होते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो उसमें कितना होते हैं, 18 टाइप के होते हैं, जो कि ए ऑप्शन में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को कवर किया। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आपको कॉल नहीं करना है, कॉल जो है नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप में DM करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है। तो वहाँ पर आपको जो है 200 को पेमेंट, आप जो है सबसे पहले आप बोलेंगे कि हमको 1000 क्वेश्चन चाहिए, तो वहाँ पर आप 1000 MCQ करके मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको हम रिप्लाई देंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर 200 का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो वहीं पर व्हाट्सएप में ही इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में। सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे, और लास्ट में इसका आंसर की भी दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सबसे पेज के लास्ट में आप लोगों को इसका आंसर की भी मिल जाएगा।
यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप में अभी मैसेज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए। सबसे पहले तो आप लोग जो है 1000 सब्सक्राइबर को हमारे कंप्लीट करवाएं, ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके और इससे हम भी थोड़ा बहुत पैसे अर्न कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।